गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए आज पोएम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 जनरल इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 की, जो एक पोएम के रूप में है जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सिलेबस में 6 पोएम हैं हम पहले उनको समझेंगे, उसके बाद हम प्रोच की बात करेंगे। इसी क्रम में आज मैं आपको दूसरे नंबर की पोएम जो कि चैप्टर नंबर 4 में है, मैं उसकी बात करूँगा। चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस पोएम के राइटर का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोएम के राइटर का जो या पोएट का जो नाम है वो है W.B. रेंट्स, विलियम ब्राइटी रेंट्स। इसको अच्छे से ध्यान रखें। मैं इसको एम्फेसाइज बार बार इसलिए करता हूँ कि एक क्वेश्चन पोएम का आता ही आता है। 6 पोएम में से किसी न किसी एक पोएम के राइटर का नाम 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। ओके, अब आगे हम बात करेंगे इस पोएम की। पोएम में जो भी मीनिंग डिफ़िकल्ट मीनिंग आया है मैंने उनको साइड में लिख रखा है। इसके अलावा स्टेंजा वाइज हम इन सारे मीनिंग को हिंदी में भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट स्टेंजा से शुरुआत करते हैं। ये पोएम मैंने आपके सामने लिख रखी है, ये जो कि 14 लाइन की पोएम है। अब मैं इनको स्टेंजा वाइज लेके चलता हूँ। चलिए पहला स्टेंजा। पहले स्टेंजा में दोस्तों कवि ने एक्चुअली ये पूरी पोएम जो है ना वो फुल ऑफ एप्रिसिएशन टू द वर्ल्ड, इस दुनिया की तारीफ से भरी हुई है। इस पहली जो 4 लाइन है उसमें कवि ने इस पृथ्वी की अपीयरेंस कैसी दिखती है उसके बारे में बताया है। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, ये महान बड़ी विस्तृत दुनिया, विद द वंडरफुल वाटर यू कर्ल्ड, तुम चारों तरफ से पानी से घिरी हो। पानी मतलब कौन सा पानी? समुद्र नदियों का जो पानी है वो तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है। कर्ल्ड का वैसे मीनिंग होता है, कर्ल्ड माना होता है मुड़ा हुआ, मोड़ना, घेरना, लेकिन यहाँ जो कर्ल्ड का है वो रैप्ड, या हम जिसको अगर बात करें जो हमने कवर्ड विथ, रैप्ड अप विथ की बात कर रहे हैं, उससे घिरा हुआ मीनिंग। यानी कर्ल्ड जो मीनिंग है वो सराउंडेड के सिनोनिम के रूप में आया है, यानी घिरी हुई है। हे महान सुंदर दुनिया, तुम चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी से घिरी हुई हो, नीले नीले पानी से। इन द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट माने वैसे छाती या चेस्ट या मस्त सीना जो होता है, लेकिन यहाँ जो उपयोग हुआ है वो पृथ्वी की जमीन, लैंड के लिए इस्तेमाल हो। और जो तुम्हारी लैंड पर जो हरी हरी घास उगी हुई है, तुम नीले पानी और हरे हरे घास में, यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस्ड, बहुत सुंदर तरीके से तुम ड्रेस पहने हुए हो। मतलब कवि ने हरे हरे घास, सुंदर घास और पानी को पृथ्वी की ड्रेस के रूप में वर्णन किया है। हे महान पृथ्वी, तुम हरे हरे घास और नीले नीले पानी रूपी वस्त्र में बहुत सुंदर प्रतीत हो रही हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? कौन है? विलियम ब्राइटी रेंट्स, दिस इज आवर आंसर। नंबर 2, व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ? अटायर का मतलब होता है वस्त्र, ड्रेस। तो पृथ्वी की ड्रेस क्या है? तो द अटायर ऑफ द अर्थ, मैंने पहले भी कहा कि जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी घेरे हुए हैं, तो द वंडरफुल वाटर ऑफ द सी, समुद्र का पानी, एंड द ग्रीन ग्रास ऑन द लैंड, जमीन पर जो उगी हुई हरी हरी घास है वही पृथ्वी की ड्रेस है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? द अटायर ऑफ द अर्थ इज द वंडरफुल वाटर ऑफ द सीज एंड द ग्रीन ग्रास ऑन द लैंड। चलिए दूसरे स्टेंजा की बात करते हैं। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड विल्स द मिल्स and talks to itself on the tops of the hills। इस पूरे स्टेंजा में कवि ने पृथ्वी पर मौजूद हवा और वायु की स्थिति को बताया, और ये कहा है कि चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हवा मौजूद हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पहाड़ियाँ हो, पर्वत हो, जहाँ पे भी हो हर जगह हवा मौजूद है। कैसे? देखें, द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी, हवा मेरे ऊपर बह रही है, मेरे ऊपर है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, ये पेड़ों को भी हिला देती है, ये जो पेड़ों को मूव कर रही है, हिला रही है। जब हम देखते हैं ना कि हवा जब तेज चलती है तो पेड़ भी हिल जाते हैं। इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी पर भी बहती है। एंड विल्स द मिल्स, विल्स माना होता है घुमाना, गोल गोल घुमाना। द मिल्स, मिल्स जो है जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनमें जो पंखे लगे रहते हैं बड़े बड़े, उनसे संबंधित है, जिसको अपन विंड मिल्स कहते हैं। उनको कौन मूव करता है? ये हवा। एंड टॉक्स टू इट सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। दोस्तों जब हम पहाड़ी पे जाते हैं ना, पहाड़ी पे हमें हवा की आवाज़ भी सुनाई देती है, तो वहाँ हमें जो साई साई की आवाज़ सुनाई देती है। तो कभी उस आवाज़ को कैसे वर्णित कर रहा है? एंड टॉक टू इट सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ी के ऊपर तुम खुद से बात करते हुए प्रतीत होती हो। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरे ट्रांसलेशन को। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी,
जो हवा है वो मेरे ऊपर भी बह रही, मेरे ऊपर है, बह रही है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, ये पेड़ों को भी हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, पानी पर बहती है, मिलों को चलाती है। एंड टॉक्स टू, और पहाड़ी पर खुद से बात करती हुई रहती है। अब इस पूरे उसमें से केवल एक प्रश्न बनता है, विच एक्शंस ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब इन द पोएम। कवि ने कौन कौन से एक्शंस को विंड के डिस्क्राइब किया है। इट शेक्स द ट्रीज, पेड़ों को लाती है। वॉक्स ऑन द वाटर, पानी पे चलती है। विल्स द मिल्स को मूव कराती है। एंड ब्लोज ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, हवा को बहने को हम ब्लो शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए ये पहाड़ी के टॉप पर भी ब्लो करती है। स्टेंजा नंबर 3, यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो विद द व्हीट fields that node and the rivers that flow with cities and garden and cliffs and hills and people upon you for thousands of miles. You friendly earth, दोस्तों यहाँ कवि ने पृथ्वी को मित्र कहा है। और ये बात हमें समझना पड़ेगी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं दी रहती, जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें इम्प्लाई करना पड़ती है, पता करना पड़ती है। कुछ होती है, दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी कंप्रेंशन में। एक तो होती है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, दूसरी होती है इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन, जो हमें इनडायरेक्टली पता करनी पड़ती है, इम्प्लाइड होती है, डायरेक्ट नहीं होती। इसी प्रकार से इस फ्रेंडली शब्द का जो यूज किया है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो यही है कि वाई डज द पोएट रिगार्ड विथ अर्थ अ फ्रेंड, दोस्त क्यों कहता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दिया। तो अर्थ के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यू फ्रेंडली अर्थ, हे मित्र पृथ्वी, हाउ फार डू यू गो, तुम कितने दूर तक फैली हुई हो। विद द व्हीट फील्ड्स दैट नोड, हरे भरे गेहूं के खेत, व्हीट माने गेहूं, फील्ड माने खेत। दैट नोड जनरली जो है वो हम, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आप अगर मेरे सिर की तरफ देखें कि भाई चाय पियोगे, हाँ, सो दैट अ स्लाइट मूवमेंट ऑफ हेड, जो हल्का सा सिर का मूवमेंट होता है वो। लेकिन यहाँ नोड जो खेतों के लिए इस्तेमाल किया है कवि ने, तो जब हवा चलती है और खेत में जो फसल होती है, यूँ कहें गेहूं की जो बालियां होती है वो मूव करती हैं, तो वो ऊपर का हिस्सा ज़्यादा मूव करता है, इसलिए कवि ने नोड शब्द का इस्तेमाल किया है। तो विद द व्हीट फील्ड्स दैट नोड, जो गेहूं के खेत हैं जो झूलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, नाचते रहते हैं। एंड द रिवर्स दैट फ्लो, चारों तरफ नदियाँ बह रही हैं। विद सिटीज़ एंड गार्डन्स, तुम शहर बसे हुए हैं, बगीचे हैं। एंड क्लिप्स एंड आइल्स, क्लिप्स माने चट्टाने या टीला, आइल्स टापू, द्वीप, तुम्हारे चारों तरफ, तुम हर तरफ कितनी दूर तक जाती हो कि यहाँ देख चारों तरफ गेहूं के खेत झूमते हुए हैं। द रिवर्स दैट फ्लो, नदियाँ बह रही हैं, बगीचे और शहर हैं, चट्टाने और द्वीप हैं। एंड पीपुल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल, मीलों तक लोग चलते रहते हैं, फिर भी तुम्हारा विस्तार खत्म नहीं हो, इतनी लंबी चौड़ी हो और इतनी चीज़ें प्रोवाइड करती हो, गेहूँ, पानी, खेत, बगीचे, चट्टाने, ये सब। इसीलिए कवि ने दोस्त कहा है। अब इसको हम आंसर में और अच्छे से समझेंगे। वाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ अ फ्रेंड, क्यों कहता है भाई द पोएट रिगार्ड्स अर्थ अ फ्रेंड, इसलिए कहता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर, खाना और पानी देती है, टू लिव, जीने के लिए। एंड आल्सो परमिट्स अस, और हमें अनुमति देती है, टू बिल्ड सिटीज़ एंड गार्डन ऑन इट, मतलब हमें जीने के लिए और सिविलाइजेशन के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो हम पृथ्वी से ले लेते हैं। इसलिए कवि ने उसे फ्रेंड को के रूप में परिभाषित किया है या नामित किया है। चलिए अगला, और ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में कभी कहीं ना कहीं इतनी ह्यूजनेस, इतनी महानता के बाद भी मनुष्य को महान कहने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि मनुष्य पृथ्वी से बेहतर क्यों है। चलिए पहले हम शुरू की 4 लाइन देखते हैं। यू आर सो ग्रेट, आई एम सो स्मॉल। यहाँ कभी थोड़ा सा भयभीत सा लग रहा है, कहता है हे पृथ्वी तुम इतनी बड़ी और विस्तृत हो। एंड आई एम सो स्मॉल, मैं कितना छोटा हूँ, बिल्कुल छोटा। आई ट्रेम्बल ऑफ थिंक ऑफ यू, ट्रेम्बल माने कब जाना, हिल जाना, एक तरह से सिबर हो जाना। वर्ल्ड एट ऑल, मैं बिल्कुल तुम्हारे बारे में सोच के, किस बारे में सोच के, तुम्हारी इस महानता के बारे में सोच के बिल्कुल कब जाता हूँ। एंड यट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, लेकिन फिर भी जब मैं सुबह अपनी प्रेयर कर रहा था तो मेरे अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई और ऐसा लगा जो कि कह रही हो। देखिए विस्पर माने होता है बहुत हल्की सी आवाज़, बहुत धीमी सी आवाज़, जो लग रहा था कह रही हो। अब यहाँ कभी जो अगली 2 लाइन है उसमें दोस्तों पृथ्वी से भी बेहतर बताता है मनुष्य को, किस बिंदु पे, किस पॉइंट पे, किस कारण से, वो समझने का प्रयास करते हैं।
यू आर मोर देन द अर्थ दो यू आर सच अ डॉट। तो मेरे अंदर से जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था या सुबह जब मैं अपनी पूजा में था तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि हे मनुष्य यू आर मोर देन द अर्थ, तुम तो पृथ्वी से भी बड़े हो, पृथ्वी से भी बेहतर हो, दो यू आर सच अ डॉट, हालांकि तुम उसके आगे केवल एक बिंदु समान हो, बहुत बिंदु छोटे से हो। पृथ्वी महान है और तुम बहुत छोटे हो, फिर भी तुम पृथ्वी से बेहतर हो। क्यों? यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। तुम प्रेम कर सकते हो, तुम सोच सकते हो, और पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती। मतलब संवेदना और सोचने और प्यार करने की दृष्टि से तुम पृथ्वी से महान, बड़े और विस्तृत हो, हालांकि तुम एक बिंदु के समान हो। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल? पोएट को क्या चीज़ है जो डरा देती है, हिला देती है या कब जाता है सोच के? तो पहली 2 लाइन में आंसर दिया, यू आर सो ग्रेट आई एम सो स्मॉल। जो कवि की जो छोटेपन या कवि का जो आकार है और पृथ्वी का जो आकार है उसकी तुलना जब कवि करता है और उसका जब विचार उसके मन में आता है, उसके बारे में सोचकर कवि कब जाता है। तो द थॉट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ, कवि की महानता के बारे में सोच के कवि हिल जाता है या कब जाता है। मेक्स द पोएट ट्रेम्बल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर दूसरे साल क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें। व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन? वो चीज़ क्या है जो पोएट को ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि मनुष्य इस पृथ्वी की सबसे बड़ी क्रिएशन है, भगवान की सबसे बड़ी क्रिएशन है। द पोएट थिंक्स, कभी सोचता है, दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, कि मनुष्य ईश्वर की सबसे महान कृति है, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन दैट कैन लव एंड थिंक, जो स्नेह कर सकता है और सोच सकता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, सो दैट अगली पोएम से पहले, जो मैं 7वें चैप्टर में पोएम है उसको जब डिस्क्राइब करूँगा उससे पहले आपके डाउट को क्लियर करूँगा, और हम कोशिश करेंगे तो जो भी डाउट आपके हैं उसको एज अर्ली एज पॉसिबल सॉल्व करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।